गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ ही लिया था कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने चेंज किया, कौन कौन से रिफॉर्म्स उसमें लिए गए। आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या, पहली बात तो ये कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और इसने क्या इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव डाला या किस किस तरीके से ग्लोबलाइज किया गया इंडियन इकोनॉमी को, वो आज हमें इसमें क्या करना है, देखना है। तो ग्लोबलाइजेशन को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों का क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आ रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन चल के देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई जिससे कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास रह ना जाए जो या हमसे छूट ना जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। Although globalization is generally understood to mean integration of economy of the country with the world economy, it is a complex phenomena. यद्यपि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से मैच कर देना, इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को होल इकोनॉमी ट्रीट करना। It is an outcome of the set of various policies that are aimed at transferring the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. बातें वही कह रहे हैं ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्या कि चाहे वो सोशल बाउंड्रीज हो, जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो, ये सभी एक जाल फैलाना, पूरा नेटवर्क फैला देना, कहाँ पर, जो पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि इंटरडिपेंडेंसी बनती रहे। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये कि हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाए। तो ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू इस्टेब्लिश लिंक्स इन such a way that happenings in India can be influenced by events happening miles away. It is turning the world into one whole or creating a borderless world. उसी बात को ये कह रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है। और आउटसोर्सिंग है क्या, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा और रीड कर लेते हैं। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स अ रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज़। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, आउटसोर्सिंग का मतलब ये हो गया कि बाहर से सर्विसेज लेना, अपने पास से नहीं, बाहर से सर्विसेज लेना, मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, यानी अदर कंट्रीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कराना है, ठीक है, तो उस इम्पोर्टेंट वर्क को कराने के लिए आप अपने यहाँ करना कोई बंदे हायर करके, बल्कि आप क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं, बाहर से काम करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। ये कई तरीके का होता है। बिजनेस में आपने 11th में पढ़ा भी था आउटसोर्सिंग का, बीपीओ वगैरह, केपीओ वगैरह, ये वही चीज़ है आउटसोर्सिंग। तो विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन दी कंट्री, like legal advice, computer service, advertisement, security, each provided by respective डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि लीगल एडवाइसेस भी प्रोवाइड किया जा सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट के लिए कंपनीज को हायर किया जाता है, कंप्यूटर सर्विसेज के लिए हायर किया जाता है, तो ये सब हायर किए जाते हैं। तो इसको हम लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आप ना खुद करके वो काम किसी और से करवाएं, तो उसको बोल देते हैं आउटसोर्सिंग। लेकिन यहाँ पर आउटसोर्सिंग क्या है कि विद इन इंडिया नहीं, बाहर किसी और से करवाना, विदेशों को लोगों को हायर करना। तो एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग हैज़ आइडेंटिफाइड इन रिसेंट टाइम्स because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology. Many of the services such as voice based business process जैसे कि बीपीओ है और कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज या म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्टिंग, क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, बाहर से या बाहर वाले आपसे आउटसोर्स करवाते रहते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया ऊपर।
अब आप ये समझ चुके ही होंगे, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बाहर की कंपनीज को किसी को दे सकते हैं, वो आपके बैंकिंग सर्विसेज का सारा काम करेगा, ठीक है। या अकाउंट्स आपको मेंटेन कराना है, किसी और से मेंटेन करवाते हैं अगर, तो फिर वो हो गया आपका आउटसोर्सिंग। तो ये आउटसोर्सिंग में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो with the help of modern telecommunication links, we including the internet, the text, voice, and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. Most multinational corporations and even small companies are outsourcing their services to India, where they are where they are where they can be availed at a cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy. The low wage rates and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post reform period. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वो बाहर से काम कराता है, इसी तरीके से बाहर के लोग भारत से काम करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेबर या वेज रेट देखा जाए तो बहुत ही लो है, बहुत कम दाम पे लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बाहर से भारत में आउटसोर्सिंग करते हैं और यहाँ के लोगों से वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं। अब देखते हैं हम लोग WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले ये गैट कहलाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसकी जगह पे अब क्या बना दिया गया, WTO बना दिया। कब? 1995 में। तो गैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल trade organization to administer all multinational trade agreements by providing equal opportunities to all the countries in international market for trading purpose। यानी कि इसको बनाया क्यों गया, जिससे कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर एक कंट्री को उनको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उनको इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव ना हो, इसलिए इस WTO को बनाया गया। तो और WTO जब बना था तो वो बना था 1948 में। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ये 1948 में बना था और 23 कंट्रीज़ थी। अब तो काफ़ी हो गई हैं, अब तो 198 के समथिंग हो गई हैं। तो WTO इज़ expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on a trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment। यानी कि इनका ये भी काम है कि भाई जितने भी प्रोडक्शन वगैरह है या ट्रेड सर्विसेज हैं नेशन की, उन सभी को क्या करना, फैलाना, कि वो फैल सकें पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और अच्छी तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये इनका मेन पर्पस इनका यही है। और दूसरी चीज़ है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO की, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, उसको सॉर्ट आउट करना, ट्रेड से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ है तो वो भी WTO करता है। तो दी WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, या बायलैटरल या मल्टीलैटरल बोलिए, थ्रू रिमूवल ऑफ अ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज़। यानी कि ये क्या कर देता है, हर एक मेंबर कंट्रीज़ को एक ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है और सभी को ये हेल्प करता है ये कि जिससे कि टैरिफ्स को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस की अच्छी तरीके से लोग क्या कर सकें, मार्केट में एक्सेस कर सकें। एक्सेस का मतलब ये कि उसको उसमें एंटर कर सकें, उसमें जा कर के परचेज़ और सेल कर सकें, ये चीज़, ठीक है। एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन इन दी फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स, ठीक है, regulation and safeguard and advocating the interest of the developing world।
अभी मैंने आपको बताया। ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं WTO, जिससे कि क्या हो सके कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो सेफ गार्ड रहें, वो यानी कि सेफ फील करें, और ऐसा ना हो कि उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े चलें। फेयर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। इंडिया हैज़ kept its commitments towards liberalization of a trade made in the WTO। इंडिया ने अभी तक जितने भी कमिटमेंट किया है वो अपने कमिटमेंट पे खरे उतरा है WTO में, बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। यानी कि अपने वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा करके और टैरिफ को रिड्यूस करके उसने ये साबित कर दिया है इंडिया ने कि वो जो है WTO के साथ है, यानी कि जो भी वो कमिटमेंट करता है उसको वो पूरा करता है। Some scholars question the usefulness of India being a member of the WTO as a major volume of international trade occurs among the developed nations। यानी कुछ स्कॉलर्स क्वेश्चन करते हैं कि भाई WTO का मेंबर इंडिया क्यों है। तो दे ऑल्सो से दैट while developed countries file complaints over agriculture subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed as access to the markets of developed countries। What do you think? इनके कहने का मतलब ये है कि भाई अब उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं WTO में और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है। जब टैरिफ वगैरह लगा करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का हो रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करें, उसको अवेल कर ले रही। ठीक है, तो अब फ़ायदा तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का हो रहा है, डेवलपिंग का तो नहीं हो रहा ना। टैरिफ वगैरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का हो रहा है। तो यही ये कहते हैं, ये कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक था। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स इन असेसमेंट एंड असेसमेंट। यानी कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म टाइम पे, चेंजेस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, एक असेसमेंट देखेंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। बाकी हम लोगों ने अभी ग्लोबलाइजेशन को समझा, इसको एक दो बार आप देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रेंड्स को देखिए, यहाँ पे ट्रेंड्स भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। और इसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन का कवर होता है यहीं पर, है ना। और तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों ही हमारे क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।